हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आरडी नर्सिंग करियर में हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ रोनित दास, वर्किंग एज ए नर्स है कम नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर नॉर्सेट 7 एंड आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एमसीक्यू सेशन। आज का एमसीक्यू सेशन का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन एडमिनिस्टरिंग phenytoin to a child, the nursing officer should be aware that a toxic effect of phenytoin therapy is, ऑप्शन देख लेते हैं, स्टेफेंस जॉनसन syndrome, after that folate deficiency, then leukopenic aplastic anemia, then granulocytosis and nephrosis। इनमें से कौन सा टॉक्सिक इफेक्ट है phenytoin का? हम लोगों को इस क्वेश्चन पे टॉक्सिक इफेक्ट पूछा है, साइड इफेक्ट नहीं। साइड इफेक्ट दूसरा होगा, टॉक्सिक इफेक्ट दूसरा होगा। अभी ये जो phenytoin ड्रग है ये क्या है? एंटी कन्वल्सन ड्रग है, ठीक है, एंटी कन्वल्सन ड्रग है। ये कहां पे यूज करता है? टू कंट्रोल सर्टेन टाइप ऑफ सीजर। ये यूज कहां पे होता है? टू कंट्रोल सर्टेन types of seizure and to treat and prevent seizure, ठीक है, and to treat and prevent seizure, ठीक है, during और after the surgery of ब्रेन और नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये phenytoin ड्रग है, एंटी कन्वल्सन ड्रग। कहां पे देते, क्यों देते हैं? प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए, किसको? सीजर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है कि ये phenytoin ड्रग क्या है। अभी देखेंगे इसका साइड इफेक्ट क्या है। ये जो फोलाइट डेफिशिएंसी बोला है तो इट्स ए साइड इफेक्ट ऑफ phenytoin, ठीक है। फोलाइट डेफिशिएंसी है साइड इफेक्ट ऑफ phenytoin। तो इस चार ऑप्शन में से ये तो फोलाइट डेफिशिएंसी नहीं होगा, ठीक है। और ये यहां पे जो बोला है लीकोपेनिक एप्लास्टिक एनीमिया, ये होता है किसका? टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ, ये होता है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्बामेजापाइन। कार्बामेजापाइन का टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है? टॉक्सिक इफेक्ट होता है लीकोपेनिक एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। और ये जो ग्रेनुलोसाइटोसिस एंड नेफ्रोसिस, ये क्या है? ग्रेनुलोसाइटोसिस एंड नेफ्रोसिस आर द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ट्राइमिथोडियोन का टॉक्सिक इफेक्ट क्या है? ग्रेनुलोसाइटोसिस और नेफ्रोसिस, ये दोनों है। ग्रेनुलोसाइटोसिस एंड नेफ्रोसिस इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ट्राइमिथोडाइन, ठीक है। और लीकोपेनिक एप्लास्टिक एनीमिया है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्बामेजापाइन, ठीक है। और फोलाइट डेफिशिएंसी है साइड इफेक्ट ऑफ phenytoin। तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ठीक है। ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इस सेशन का सेकेंड जो एमसीक्यू को, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। क्या बोला है? अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड मतलब निकलना बाय ईच वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में मतलब इस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड जाता है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कार्डियक साइकिल क्या है। अभी कार्डियक साइकिल समझने से पहले हम लोगों को ये बात हम लोगों को समझना पड़ेगा, दैट इज दिस इज आवर हार्ट, फॉर एग्जांपल, ठीक है। दिस इज आवर हार्ट, यह है हम लोगों का राइट एट्रियम, यह है राइट वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट एट्रियम, यह है लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल आर लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है, लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है। हार्ट का जो 4 चैम्बर होता है उसमें से लार्जेस्ट क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है।
अभी हम लोग कार्डियक साइकिल के ऊपर डिस्कस करेंगे थोड़ा, उसके बाद इसका क्वेश्चन का ऑप्शन देख के उसके ऊपर उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों का है कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल पूरा होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है। और ये कार्डियक साइकिल में टोटल 2 इवेंट्स होता है, 2 इवेंट्स होता है। एक कार्डियक साइकिल में टोटल 2 इवेंट्स होता है, ठीक है। 2 इवेंट्स क्या है? एक है सिस्टोल और एक है डायस्टोल, ठीक है। और ये सिस्टोल में कितना टाइम लगता है? 0.4 सेकेंड, और डायस्टोल में भी 0.4 सेकेंड। ये सिस्टोल और जो डायस्टोल है इसमें भी दो टाइप से होता है, आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर, ठीक है। सिस्टोल में भी आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर और डायस्टोल में भी आर्टेरियल वेंट्रिकुलर होता है। तो अभी हम लोग इसको फर्दर देखेंगे, कार्डियक साइकिल के ऊपर फर्दर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक कार्डियक साइकिल पूरा होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। वहां पे 2 इवेंट्स होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल में 0.4 सेकेंड करके ही टाइम लगता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, दोनों में सेम ही टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे। सोच लीजिए ये है कार्डियक साइकिल, ठीक है। ये है कार्डियक साइकिल। तो इसमें से 0.1 सेकेंड यहां पे पकड़ लीजिए, 0.3 सेकेंड, और यहां पे आया है 0.4 सेकेंड, ठीक है। 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। ये जो 0.1 सेकेंड है इसको हम लोग बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टोल, ठीक है, आर्टेरियल सिस्टोल। और ये क्या है? ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। और ये जो 0.4 सेकेंड है ये है डायस्टोल। अभी हम लोग देखेंगे कि 0.1 सेकेंड इज द आर्टेरियल सिस्टोल, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना टाइम है? दैट इज 0.7 सेकेंड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टेरियल डायस्टोल, ठीक है। ये है हम लोगों का आर्टेरियल डायस्टोल। और ये जो है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों को समझने के लिए इजी होगा। तो यहां पे 0.3 सेकेंड जो है वेंट्रिकुलर, 0.3 सेकेंड जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तभी यहां से सोच लीजिए, यहां तक टोटल का टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। तो यह है हम लोगों का कार्डियक साइकिल, जहां पे आर्टेरियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड, आर्टेरियल डायस्टोल का टाइम होता है 0.7 सेकेंड, और 0.3 सेकेंड होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम, और 0.5 सेकेंड होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम। तो अगर दोनों को ऐड करने से कितना आएगा हम लोगों का आंसर? 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये आर्टेरियल सिस्टोल और डायस्टोल जो है कार्डियक साइकिल में, सिस्टोल और डायस्टोल जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई सिस्टोल एंड डायस्टोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये है हम लोगों का डायस्टोल और ये है हम लोगों का सिस्टोल। डायस्टोल में क्या होता है? ब्लड फिलअप होता है, मतलब उसमें कहां पे फिलअप होता है? ब्लड हार्ट में ब्लड फिलअप होता है, ठीक है। हार्ट में ब्लड मतलब स्टोर होता है, ठीक है। हार्ट में ब्लड फिलअप हुआ है, ठीक है, फिलअप इन हार्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इसको ऑल्सो नोन एज क्या बोल सकते हैं? इसको नोन एज मतलब डायस्टोल में क्या हो रहा है? ब्लड स्टोर हो रहा है और फिलअप हो रहा है इन द हार्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्सो नोन एज EDB, ठीक है, मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम,
ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और ऑल्सो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड प्रीलोड, ठीक है, प्रीलोड भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल वॉल्यूम ब्लड कितना स्टोर होता है, मतलब फिलअप होता है 120 ml, ठीक है, ब्लड नॉर्मल स्टोर होता है। यहाँ पे नॉर्मल ब्लड स्टोर कितना होता है 120 ml, ठीक है। और ये जो सिस्टोल है, ये क्या होता है, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, ठीक है, ब्लड जब पंप करता है हार्ट में, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिस्टोल में क्या होता है, ब्लड को पंप करता है हार्ट, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल्सो नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, और इसको हम लोग और ये भी बोल सकते हैं वीट वॉल्यूम। यहाँ पे नॉर्मल कितना ब्लड जाता है 70 ml, ठीक है, 70 ml, और 70 ml जाने से भी हम लोगों का रिमेनिंग जो रह जाता है आफ्टर लोड, वो कितना ml रह जाता है, वो रह जाता है 50 ml, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, जो हम लोग का रिमेनिंग रह जाता है 50 ml, उसको हम लोग बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml, और जो हम लोगों का ये है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, उसको वो होता है 120 ml। तो अभी ये हम लोगों ने कार्डियक साइकिल देख लिया है, सिस्टोल डायस्टोल देख लिया है, तो अभी उस बेसिस में हम लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख के सॉल्व करेंगे। ऑप्शन क्या है, कार्डियक आउटपुट, देन स्ट्रोक वॉल्यूम, उसके बाद है टाइडल वॉल्यूम, और उसके बाद है एक्सपिरेटरी रीजन। ये जो कार्डियक आउटपुट है वो होता है, कार्डियक आउटपुट इज ए पर मिनट होता है, ठीक है। अभी हम लोग कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70, और सोच लीजिए नॉर्मल हार्ट रेट कितना है 72, तो लगभग हम लोगों का 5.4 लीटर्स होता है, ठीक है। और ये जो टाइडल वॉल्यूम है, ये टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम इज रिलेटेड टू लंग्स होता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर दैट इज मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विथ ईच ब्रीथ, मतलब ईच ब्रीथ में एयर इन एंड आउट कितना होता है, उसका हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर नहीं है, टाइडल वॉल्यूम हम लोगों का भी आंसर नहीं है, एक्सपिरेटरी रेट भी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या है बी, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अभी हम लोग देखेंगे। ए 44 years old man brought to the casualty after the traumatic injury by an subinstrument to the left flank region। कहां पे उसका इंजुरी हुआ है, लेफ्ट फ्लैंक रीजन में उसका इंजुरी हुआ है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर यू सस्पेक्ट ए स्प्लेनिक इंजुरी, ठीक है, स्प्लेनिक इंजुरी बोल के आपने सस्पेक्ट किया है विथ ऑनगोइंग ब्लीडिंग, क्योंकि उसको ब्लीडिंग हो रहा है इसलिए आपने वो सस्पेक्ट किया है। द पेशेंट इज ऑन वारफारिन थेरापी, पेशेंट किस में है, वारफारिन थेरापी में है पेशेंट, ठीक है। हिज INR, उसका INR कितना है, INR इज 3, ठीक है, INR कितना है 3। व्हाट डू यू डू टू करेक्ट द कोगुलोपैथी ऑन रूट, ये ऑन होगा, हाँ, ऑन रूट ऑफ द ऑपरेटिंग रूम, ठीक है। तो अभी फ्लैंक रीजन क्या है वो अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सोच लीजिए ये हम लोग का एब्डोमेन है, ठीक है, ये हो गया मेरा राइट फ्लैंक, राइट साइड फ्लैंक रीजन, ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट साइड फ्लैंक रीजन, ठीक है, लेफ्ट साइड फ्लैंक रीजन। और उस पेशेंट को आपने क्या सस्पेक्ट किया है कि उसको स्प्लेनिक इंजुरी होने का चांसेस है, ठीक है, स्प्लेनिक इंजुरी आपने सस्पेक्ट किया है। और ये जो स्प्लीन है, ठीक है, स्प्लीन जो है वो टेम्पोररी ब्लड कितना स्टोर कर सकता है, वो टेम्पोररी ब्लड 350 ml ब्लड टेम्पोररी स्टोर कर सकता है
स्प्लीन 350 ml ब्लड स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि फ्लैंक रीजन है और स्प्लीनिक इंजरी बोला है, इसलिए कितना ब्लड स्टोर कर सकता है वो भी मैंने बोला है। ठीक है, और ये जो वारफारिन बोला है, पेशेंट इज ऑन वारफारिन, तो वारफारिन क्या है, एंटी कोआगुलेंट है। ठीक है, वारफारिन इज एंटी कोआगुलेंट। ठीक है, और ये आईएनआर जो बोला है, आईएनआर है उसका 3। आईएनआर क्या रिप्रेजेंट करता है, आईएनआर रिप्रेजेंट इफेक्टिवनेस ऑफ वारफारिन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया है, तभी हम लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है, विटामिन आईवी विटामिन के, देन पीआरवीसी, मतलब पीआरवीसी ट्रांसमिशन करना है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, देन ऑरेली एडमिनिस्टर विटामिन के। ठीक है, तो ये बोला है। तो जो ब्लीडिंग है, यहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो वारफारिन के वजह से नहीं हुआ है, यहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो वारफारिन के वजह से नहीं हुआ है, वारफारिन के वजह से नहीं हुआ है, वो इंजुरी के वजह से हुआ है। हाँ, तब तो ये विटामिन के का बात ही नहीं आ रहा है। ठीक है, विटामिन के का बात नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो विटामिन के काम क्या करता है, विटामिन के वर्क एज ए एंटीडोट ऑफ वारफारिन। ठीक है, वारफारिन का एंटीडोट के हिसाब से ये विटामिन के काम करता है। तो ये दोनों ऑप्शन डायरेक्ट मैंने एलिमिनेट कर दिया है। तो इसमें से हम लोगों का, और जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है उसका क्या होता है, हैव द कैपेसिटी टू क्लॉथ, मतलब उसको ब्लड क्लॉथिंग फैक्टर प्रेजेंट रहता है। किसमें, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में ब्लड क्लॉथिंग फैक्टर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि उस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज सी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, मतलब हम लोगों को उस पेशेंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करना है। ठीक है, तो ये रह गया हम लोग का सी आंसर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूसिमाइड डिगोक्सिन आर प्रेस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट हु हैज कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर, मतलब पेशेंट को क्या है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर है। Which of the following would the nursing officer also expect to be order for this client? ठीक है, मतलब नर्सिंग ऑफिसर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, इसमें से कौन सा डॉक्टर प्रेस्क्राइब या ऑर्डर कर सकता है, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्पिरिन और कुमाडीन। ठीक है, तो पेशेंट को क्या है, पेशेंट को कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर है, तो यहाँ पे एस्पिरिन तो नहीं देगा, कुमाडीन भी नहीं देगा, तो ये नहीं देगा। तो रह गया हम लोगों का, हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया है, तो ये दोनों हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया है। तो पोटेशियम और कैल्शियम रह गया है, तो इसमें से हम लोगों का आंसर होगा ए, दैट इज पोटेशियम इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विल्सन डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ व्हिच जीन, मतलब विल्सन डिजीज किससे होता है, कौन सा जीन से होता है, विल्सन डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ व्हिच जीन, CFTR जीन, आफ्टर दैट ATP7B जीन, आफ्टर दैट STSQM1 जीन, आफ्टर दैट BRCA1 जीन। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों का एप्रोप्रिएट आंसर क्या है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो विल्सन डिजीज है, विल्सन डिजीज है, ये क्यों होता है, कॉज बाय कॉपर टॉक्सिसिटी से होता है। ठीक है, कॉपर टॉक्सिसिटी से ये विल्सन डिजीज होता है। ठीक है, तो CFTR जीन जो है उसका नाम क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ठीक है, CFTR जो जीन है वो है ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर।
ये CFTR जीन्स रिलेटेड टू क्यों होता है? रिलेटेड टू होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, ये होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है। और ये सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? इट्स ए डिसऑर्डर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ए डिसऑर्डर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो मतलब हम लोगों का क्वेश्चन ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे BRCA1 जीन जो है। अभी ये जो BRCA1 है, ये BRCA1 है किसमें? ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएट होता है। ये जो BRCA1 जीन है ये ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएट जीन होता है, ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएट जीन होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का नहीं होगा। ठीक है, और जो STSQM1 जीन है ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो यहां पे हम लोगों का आंसर होगा बी, दैट इज ATP7B जीन। ठीक है, ATP7B जीन। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्सिंग ऑफिसर इज असेसिंग द लेग फॉर ए क्लाइंट विथ ए हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी। हाँ, उसको क्या है? क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी है। ए नर्सिंग ऑफिसर इज असेसिंग द लेग ऑफ ए क्लाइंट विथ ए हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी। The psychologic changes, the physiologic changes would the nursing officer conclude the result of this disease progress। ठीक है, ये जो क्रोनिक वेनस इंसफिशियंसी है मतलब ये क्यों हो सकता है? पेशेंट सोच लीजिए बहुत टाइम से खड़ा हुआ है, लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट है। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट है, या कोई पेशेंट आया है वो बहुत दूर से आया है, मतलब वो स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत टाइम से वो स्टैंडिंग पोजीशन में, वहां पे क्रोनिक वेनस इंसफिशियंसी होने का चांसेस रहता है। उसमें क्या होता है? विर्चो ट्रायड हो सकता है। ठीक है, अब ये विर्चो ट्रायड में क्या होता है? विर्चो ट्रायड में टोटली 3 सिम्टम हम लोग देख सकते हैं। क्या है? एक होता है हम लोग का वेनस ब्लड स्टॉप। ठीक है, वेनस ब्लड स्टॉप, और एक है क्या? वो है क्लॉट फॉर्मेशन। देन तीसरा क्या है? वो एंडोथेलियम को डैमेज करता है। ठीक है, एंडोथेलियम डैमेज। ठीक है, तो ये वेनस इनसफिशियंसी से क्या हो सकता है वो हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें से क्या क्या हो सकता है? स्टेटिस अल्सर, आफ्टर दैट नेक्रोटिक टिश्यू, देन इकोमेटिक्स एरिया, देन डिमिनिश्ड पल्स, आफ्टर दैट ब्राउन डिस्कलराइजेशन। ठीक है, ये जो ब्राउन डिस्कलरेशन है ये ओल्ड केस में होता है। ठीक है, ओल्ड केस में ये होता है, ब्राउन कलर होता है, ओल्ड केस में होता है। और जब डिमिनिश पल्स है, ठीक है, डिमिनिश पल्स ये डिसऑर्डर ऑफ आर्टरी है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा, डिसऑर्डर ऑफ आर्टरी, डिसऑर्डर ऑफ आर्टरी तो ये नहीं है। ठीक है, ये भी हम लोगों का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और नेक्रोटिक टिश्यू भी नहीं है, तो यहाँ से हम लोगों का ऑप्शन क्या होगा? स्टेटिस अल्सर एंड ब्राउन डिसऑर्डर, दैट इज 1 and 5। A is 1 and 5, B is 2 and 5, C is 1 and 3, D is 3 and 4। तो A is the answer, that is 1 and 5। स्टेटिस अल्सर एंड ब्राउन डिस्कलरेशन इज द, मतलब वहां पे जब डिजीज प्रोग्रेस होगा वहां पे ये दोनों सिम्टम्स दे सकते हैं आप। तो जो कि हम लोग का नॉर्सेट होने वाला है 15 सितंबर में, और जो आरआरबी का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो भी कुछ ही महीने में होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज करेंगे। एक एमसीक्यूज अगर आपने देखा है उसमें 2-3 एमसीक्यूज भी का आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन ऐसा देने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल में नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो आप लोगों का फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना अभी आपने मतलब अभी आपको जितना आप मतलब जितना आप हार्डवर्क करोगे
उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। क्योंकि एक जब दो पत्थर, सोच लीजिए दो पत्थर है, एक पत्थर को कोई मूर्तिकार ने शेप दिया है, तो उसको ड्यूरिंग शेप देने में उसको क्या हो रहा है, उसको दर्द फील हो रहा है, मतलब ऐसे तो नहीं होता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है, उससे उसमें हथौड़ा मार रहा है तो उससे उसको शेप आ रहा है। तो जो टूट गया वो तो गया, और जो स्ट्रांगली रह गया, शेप दे दिया, कोई गॉड का शेप दे दिया या कुछ शेप दे दिया, उसमें उसको तब उसको देखने के लिए लोग म्यूजियम में भी जाता है, और जहाँ पे रखा स्टोर किया है वहाँ पे भी जाता है, और अगर मूर्ति बनाया है तो लोग मंदिर में जाके पूजा भी करता है। ठीक है, तो उसी तरह अभी आप अपने आप को जितना हार्डवर्क कर सकते हैं, जितना आप नॉलेज ले सकते हैं ले लीजिए। डिफरेंट वे में है, आप बुक से भी ले सकते हैं, यूट्यूब से भी ले सकते हैं, बराबर हम लोगों का यूट्यूब चैनल है उससे भी ले सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी, क्योंकि मैं अभी तो पहले सीखा था तो मैं भी चैनल को फॉलो करता था, दूसरा चैनल को फॉलो करता था, तो आप लोग वो उन सब चैनल को देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल को भी देखिए। इन सब से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, अच्छा एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, और जो आने वाला एग्जाम है उसको अच्छे से दीजिएगा। तब आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों का मेहनत जो वो रंग लाएगा और आप लोगों को सेंट्रल में नौकरी मिल जाएगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, मेरा ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो का जो लिंक है वो आप लोगों का फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय आई ओखम।